भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक है। यह कहना गलत होगा कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, क्योंकि व्यवस्था किसी भ्रष्ट अधिकारी की वजह से नहीं चलती है, बल्कि उस व्यवस्था को चलाने वाला एक कर्तव्यपरायण और ईमानदार अधिकारी होता है। और कोई भी व्यवस्था अपने आप में साफ सुथरी भी नहीं होती है, उसे साफ सुथरा बनाता है हमारा समाज। अगर समाज का हर व्यक्ति यह ठान ले कि हमें रिश्वत नहीं देनी है, तो व्यवस्था में बैठे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की औकात नहीं है कि वो हमसे रिश्वत ले सके। कहानी है मुंबई के सहकार विभाग के पी वार्ड में कार्यरत भरत काकड़ की। काकड़ भ्रष्ट था, ये आज हम कह रहे हैं, लेकिन क्या काकड़ 2-4 दिन से अपने भ्रष्टाचार की दुकान चला रहा था? सवाल यह है कि काकड़ के भ्रष्टाचारी होने का जिम्मेदार कौन है, और हम कोशिश करेंगे कि आज इसका उजागर आपके सामने करें। आम इंसान को लगता है कि कानून वो है जो किताबों में लिखा होता है, लेकिन दरअसल काकड़ जैसे लोग हर दिन एक नया कानून लिखते हैं, और इसमें ऐसे लोगों का सहयोग उसके विभाग का हर वरिष्ठ अधिकारी करता है, भले ही वो किसी भी पद पर कार्यरत क्यों ना हो। काकड़ 90 के दशक से ही मुंबई के कांदिवली स्थित अपने दफ्तर से एक समानांतर सहकार विभाग का कार्यालय चलाता था। सच्चाई ये भी है, काकड़ आम लोगों का काम कम और सहकार विभाग के कार्यालय में अपने ग्राहकों का काम ज्यादा करता था। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसकी जानकारी उसके उच्च अधिकारियों को नहीं थी, क्योंकि हराम की कमाई का एक हिस्सा उसके शीर्ष पर बैठे अधिकारियों को भी जाता था। क्योंकि काकड़ के पास सहकार विभाग से जुड़े किसी भी मसले से जुड़े आदेशों पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं था। संस्था में माली हालातों का जायजा लेने के लिए काकड़ खुद को या अपने लोगों को ऐसी संस्थाओं में भेजता था, फिर तय करता था कि उसे उस संस्था से कितना पैसा रिश्वत के रूप में लेना है। एक नीचे के पद पर कार्यरत होने के बावजूद भी मौजूदा समय में काकड़ के पास करोड़ों की चल अचल संपदा है। दरअसल 2000 के दशक से ही जब काकड़ से ऊपर के दर्जे पर कार्यरत अधिकारी सरकारी बसों से दफ्तर आ जा रहे थे, तब से काकड़ आलीशान लग्जरी गाड़ियों में अपने दफ्तर आया जाया करता था। काकड़ जैसे अधिकारियों की तैनाती का हक मुंबई के विभागीय सह निबंधक को रहता है। काकड़ का दबदबा मुंबई के विभागीय सह निबंधक के दफ्तर में इतना था कि उसकी पोस्टिंग हमेशा मुंबई के मलाईदार वार्ड में ही होती रही है, चाहे वो महाड़ा, एसआरए या फिर पी वार्ड जैसे वार्ड ऑफिस ही क्यों ना हो। और इसके लिए वो मुंबई के पिछले सारे के सारे विभागीय सह निबंधकों के ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखता था। हमने मुंबई के पी वार्ड में चल रहे खुले आम आदेशों की नीलामी का भांडाफोड़ हमारी पिछले न्यूज में किया था। उस न्यूज के बाद हमने पी वार्ड में कार्यरत उसके उपनिबंधक सालुंखे पाटिल और उसके दफ्तर में कार्यरत काकड़ जैसे अधिकारियों की औपचारिक रूप से शिकायत सहकार विभाग के आयुक्त से की। लेकिन सवाल यह है कि सालुंखे पाटिल और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई करेगा कौन? दिलीप उड़ान। दिलीप उड़ान जब महाड़ा में कार्यरत था, उस समय काकड़ उसके साथ मिलकर खुलेआम लोगों से पैसे की उगाही करता था, और इस बात से दिलीप उड़ान भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक सहकार आयुक्त का सवाल है, तो सहकार आयुक्त को खुद ही अपने अस्तित्व का पता नहीं है, और उनके नीचे कार्यरत विजिलेंस विभाग के मुख्य सुधीर तुंगार तो खुलेआम कहते हैं कि सालुंखे पाटिल और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई वो कर ही नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मसलों पर तुंगार के पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो सहकार विभाग में विजिलेंस विभाग का अस्तित्व किस लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुंगार जैसे अधिकारियों के ऐशो आराम का जरिया भी काकड़ जैसे निचले दर्जे के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई यही रकम तो नहीं है? अब सवाल जहां तक सुनील पवार जैसे ईमानदार अधिकारियों का है, तो ऐसे अधिकारी चुपचाप बिना किसी विवाद में आए अपने सेवानिवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। सहकार विभाग से जुड़े किसी भी नियमावली में यह नहीं लिखा गया है कि सहकार विभाग में कार्यरत कोई भी अधिकारी अपने आप को किसी भी संस्था में बतौर प्रशासक नियुक्त कर सकता है। लेकिन काकड़ की नियुक्ति बतौर प्रशासक बहुत सी संस्थाओं में की गई। काकड़ के सहयोगियों की भी नियुक्ति काकड़ ऐसी बहुत सी संस्थाओं में करवाता है जहां से उसे एक मोटी रकम निकालनी होती है, और उसके लिए उसके ऐसे कार्यों में उसके शीर्ष के अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता था। 2015 से लगातार काकड़ भ्रष्टाचार की अपनी दुकान मुंबई में स्थित सहकार विभाग के पी वार्ड कार्यालय से चला रहा था, और इसमें उसकी खुलेआम मदद करता था
उसी कार्यालय में उसके द्वारा नियुक्त किए गए एक गैर सरकारी व्यक्ति गणेश सकपाल पैसे का लेन देन तय होता था उसके मुंबई के कांदिवली पश्चिम में महावीर नगर के स्थित उसके अपने कार्यालय में उसके बेटे सचिन काकड़ के जरिए। कहते हैं गणेश सकपाल के खर्चे की देखरेख काकड़ भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई हराम के पैसे से करता था और जिसके बदले गणेश सकपाल काकड़ और उसके उच्च अधिकारियों के लिए शिकायतकर्ता या संस्था के पदाधिकारियों से वसूली का काम करता था। अब हम आपको बताते हैं मौजूदा एसीबी ट्रैप के बारे में। मुंबई के मलाड में स्थित रोलेक्स अपार्टमेंट जिसका पंजीकरण 80 के दशक में मुंबई के पी वार्ड में हुआ था। गौरतलब हो इस बिल्डिंग की हालत ऐसी नहीं थी जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसको रहने लायक बनाया संस्था के मौजूदा समिति सदस्यों ने, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज रोलेक्स अपार्टमेंट को एक नया रूप दिया है। पिछले 3 साल से काकड़ इस संस्था को किसी न किसी बहाने कोई न कोई नोटिस थमा देता है। जब काकड़ और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को यह पता चला कि संस्था ने अपने सदस्यों से तकरीबन 20 लाख रुपया अपने डीम्ड कन्वेंस के लिए इकट्ठा किया हुआ है, तब से काकड़ और उसका वरिष्ठ अधिकारी सालुंखे पाटिल उस संस्था से पैसा उगाही करने के फिराक में लगे हुए थे। मौजूदा कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में था, उस समय पी वार्ड में काकड़ और उसका उपनिबंधक लोगों से पैसे की उगाही में लगे हुए थे। रोलेक्स अपार्टमेंट के समिति सदस्यों ने अपने संस्था के बिल्डिंग रिपेयर हेतु उसके सिंकिंग फंड में से पैसा निकालने के लिए काकड़ से संपर्क साधा, जबकि मौजूदा समय में सिंकिंग फंड में से पैसा निकालने के लिए किसी भी संस्था को उसके उपनिबंधक से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय काकड़ ने सालुंखे पाटिल से मिलकर रोलेक्स अपार्टमेंट के समिति सदस्यों को महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 78 में एक नोटिस जारी कर दिया, जिसकी कॉपी उस संस्था को कभी मिली ही नहीं। संस्था के सदस्यों के बार बार आग्रह के बावजूद भी काकड़ ने उन्हें उस नोटिस से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की प्रति नहीं दी। जब संस्था के समिति सदस्यों ने काकड़ से आग्रह किया कि उन्हें अपनी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका सहयोग करें, तब काकड़ ने कैलकुलेटर पर 2.5 लाख का फिगर लिख कर दिया और बताया कि सालुंखे पाटिल साहब को खुश रखना पड़ेगा और तभी जाकर वो कहीं उस संस्था को सिंकिंग फंड निकालने के लिए परमिशन देंगे और पी वार्ड द्वारा जारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था के अधिनियम 78 की तहत नोटिस को वापस लिया जाएगा। अब सवाल था कि संस्था के समिति सदस्य संस्था के अकाउंट में से 2.5 लाख रुपए निकाले तो निकाले कैसे, लेकिन काकड़ को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो मतलब था सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए की रिश्वत से। इतनी मुलाकातों में काकड़ को यह पता चल चुका था कि संस्था के सदस्यों में से कौन सा सदस्य क्या काम करता है। जैसे ही उसे यह पता चला कि उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य का साड़ी का कारोबार है, तो उसने रिश्वत की 2.5 लाख रुपए की रकम को कम करके उसे 2 लाख रुपया कर दिया और उनसे 50,000 रुपए के एवज में 2 कीमती साड़ी का डिमांड किया। ना चाहते हुए भी उस संस्था के सदस्यों ने काकड़ के इस डिमांड को स्वीकार कर लिया और उसी बीच उसी संस्था के एक सदस्य ने एसीबी दफ्तर से संपर्क साधा, जिसकी औपचारिक शिकायत 16 नवंबर 2020 को दर्ज की गई। 30 नवंबर 2020 को काकड़ ने संस्था के सदस्यों को अपने मुंबई के कांदिवली स्थित दफ्तर में बुलाया और उसने तय किए गए रिश्वत की लेन देन की और एसीबी के हत्थे चढ़ गया। 16 नवंबर 2020 से 29 नवंबर 2020 के दरमियान संस्था के सदस्यों को काकड़ ने अपने महावीर नगर के कार्यालय में 3 बार बुलाया, जहां रिश्वत के पैसे की सौदेबाजी उसके बेटे सचिन काकड़ के जरिए होती रही और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कई बार तो गणेश सकपाल और भरत काकड़ खुद ही मौजूद था। गौरतलब हो कि एसीबी ट्रैप के दौरान काकड़ का सहयोगी उसका 32 वर्षीय लड़का सचिन काकड़ संस्था के समिति सदस्यों को देख लेने की खुलेआम गीधड़ धमकी तक दे डाली। भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई गई करोड़ों की संपत्ति अपने नजर के सामने एसीबी के हत्थे चढ़ते देख काकड़ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से उसे सरकारी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। अब पूरी प्रक्रिया में जो छुपे हुए सवाल हैं उसका खुलासा हम इस न्यूज के माध्यम से
से आपके सामने कर रहे हैं। काकड़ किसी उपनिबंधक के पद पर तैनात नहीं था और उसे सहकार विभाग से जुड़े किसी भी मसले पर पारित किए गए आदेशों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था। तो क्या काकड़ ने उस संस्था से 2 लाख रुपए की उगाही अपने शीर्ष पर बैठे अधिकारी महेश सालुंखे पाटिल के इशारे पर किया था? काकड़ ने रिश्वत के तौर पर 2 साड़ी क्यों मांगी, एक क्यों नहीं? क्या काकड़ ने दूसरी साड़ी महेश सालुंखे पाटिल के लिए तो नहीं मांगी थी? मुंबई के पी वार्ड में सारे आदेशों का मसौदा काकड़ तैयार करता था और पी वार्ड के दस्तावेजों की देखें तो पी वार्ड में ऑर्डर तब तक पास नहीं होते हैं जब तक उस मसले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति काकड़ या उसके जैसे दूसरे अधिकारियों के जरिए पैसे की लेन देन नहीं कर लेता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सहकार विभाग में कार्यरत उसका आयुक्त या उसके जैसे दूसरे अधिकारी पी वार्ड में तैनात मौजूदा अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? काकड़ जैसे अधिकारियों की पोस्टिंग हमेशा गाढ़ी कमाई वाली मलाईदार वार्ड में ही कैसे होती है? मुंबई के पी वार्ड में काकड़ जैसे और भी अधिकारी पिछले 6-7 सालों से लगातार कार्यरत हैं, तो इनका ट्रांसफर किसी और वार्ड में क्यों नहीं किया जाता है? काकड़ की पोस्टिंग किसी भी संस्था में बतौर प्रशासक हुई कैसे? और ऐसा करते समय क्या उसके उपनिबंधक ने काकड़ के वेतन के बारे में उसके आदेशों में जिक्र किया है? मौजूदा नियमों की माने तो कोई भी सरकारी अधिकारी एक समय में 2 जगहों से वेतन नहीं ले सकता है। तो क्या सरकार ने कोई अध्यादेश जारी करके सहकार विभाग में कार्यरत अधिकारियों को इससे छूट दे रखी हुई है? काकड़ अपने भ्रष्टाचार की दुकान 2000 से चला रहा है, जिसकी जानकारी उसके शीर्ष पर बैठे हर अधिकारी को थी। उसके शीर्ष पर बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? मसला काकड़ जैसे लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी काकड़ जैसे कई अधिकारी अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं और इसकी जानकारी सहकार विभाग में कार्यरत हर अधिकारी को है, लेकिन इस पर कार्यवाही करने के बजाय बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। जब तक सहकार विभाग में इसके उच्च अधिकारी पैसे की लेन देन करके भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग करते रहेंगे, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा और काकड़ जैसे अधिकारी रोलेक्स अपार्टमेंट के सचेत सदस्यों की वजह से एसीबी के हत्थे चढ़ते रहेंगे और काकड़ के बेटे की तरह हर उस भ्रष्ट अधिकारी का बेटा ऐसे सचेत और निडर संस्था के सदस्यों को एक सड़क छाप गुंडे की तरह गीधड़ धमकियां देता रहेगा। और यही नहीं, आम आदमी में अपने पद का भय बनाने हेतु आईपीसी के सारे प्रावधानों के बोर्ड का दर्शन आपको सहकार विभाग के हर दफ्तर में दिखेगा, लेकिन सहकार आयुक्त ने यह बोर्ड नहीं लगवाया है कि उन्हें उनके भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। और अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप एसीबी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा बोर्ड शायद ही आपको कहीं किसी वार्ड में दिखेगा।